Hello friends, I welcome you all in this second video of UP University Act 1973. मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि विश्वविद्यालय अधिनियम की उपादेयता क्या है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 346 कि राज्य सूची की क्रम संख्या 32 में विहित प्रावधानों के तहत राज्य सरकारों को विश्वविद्यालय के गठन का अधिकार प्राप्त है। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 भारतीय गणतंत्र के 24वें वर्ष में 2/9/1973 को लागू हुआ। यह इम्पोर्टेंट तथ्य है कि किस गणतंत्र के किस वर्ष में यह अधिनियम लागू हुआ, किस तारीख को लागू हुआ, तो 2/9/1973 को लागू हुआ। यह अधिनियम 14 अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय में संक्षिप्तिकाओं तथा परिभाषाओं से संबंधित है। जो टर्म्स यूज हैं अधिनियम में उनको अंदर संक्षिप्त रूप में कैसे लिखा जाएगा और उनकी क्या परिभाषा है, इसकी व्याख्या की गई है। द्वितीय अध्याय की धारा 3 की उपधारा 1 में विश्वविद्यालय गठन से संबंधित है। ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी का गठन किस धारा के तहत होता है। तो विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 1 में विश्वविद्यालय के गठन का प्रावधान है। धारा 3 की उपधारा 2 में यह स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय की मुहर ही विश्वविद्यालय की सत्ता होगी। धारा 3 की उपधारा 2 में यह स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय की मुहर ही विश्वविद्यालय की सत्ता होगी, न कि रजिस्ट्रार। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 1999 से पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर का नाम वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर हो गया। विश्वविद्यालय के प्रथम अंतरिम अधिकारियों की नियुक्ति जैसे कुल सचिव, कुलपति, वाइस चांसलर को छोड़कर राज्य सरकार करती है। यह नियुक्ति विधिवत नियमित नियुक्ति तक प्रभावी रहेगी। 1987 के संशोधन के पहले यह नियुक्ति निर्धारित अवधि 4 वर्ष के लिए होती थी। काशी विद्यापीठ को संशोधन 1955 के बाद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कहा जाने लगा। धारा 4 विश्वविद्यालय के सृजन तथा क्षेत्र निर्धारण से संबंधित है। धारा 5 उपधारा 2 के भाग ए और बी के अनुसार ये महत्वपूर्ण लाइन है कि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 5 उपधारा 2 के भाग ए और बी में ये प्रावधान है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के बाहर भी अध्यापकों तथा संस्थाओं को मान्यता देकर परीक्षा करा सकता है। यहाँ तक कि यह कार्य विदेशों में भी कर सकता है। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा इलाहाबाद जिले के सभी विश्वविद्यालय को छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से संबद्ध कर दिया गया। अध्याय 2 की धारा 7 में विश्वविद्यालय के दायित्व तथा शक्तियों का वर्णन है। अध्याय 3 निरीक्षण और जांच से संबंधित है। धारा 8 के अंतर्गत राज्य सरकार अपने प्रतिनिधि द्वारा विश्वविद्यालय के समस्त कार्यों तथा अधिकारों की जांच करा सकती है। जांच अधिकारी को सिविल कोर्ट के अधिकार प्राप्त होंगे। कुल सचिव या कार्य परिषद द्वारा नामित व्यक्ति जांच समिति के समक्ष उपस्थित होगा। लीगल प्रैक्टिशनर नहीं जाएगा। जांच रिपोर्ट राज्य सरकार उप कुलपति को उपलब्ध कराएगी। उप कुलपति कार्य परिषद को तथा कार्य परिषद
की कार्यवाही को वीसी राज्य सरकार को उपलब्ध कराएगा। ये पूरी प्रक्रिया है कोई जांच होने पर। अध्याय 4 विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों से संबंधित है, ऑफिसर्स से। धारा 9 में पदाधिकारियों के पद नाम है। जो पदनाम वर्णित हैं ये चांसलर, प्रो चांसलर, वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, फाइनेंस ऑफिसर, रजिस्ट्रार, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। ये वास्तव में मूल अधिनियम में ये पद नहीं था, इसे 95 में संशोधन के बाद इसे जोड़ा गया। डीन ऑफ फैकल्टी, डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर और अन्य। धारा 10 में कुलपति, चांसलर तथा धारा 11 में प्रो चांसलर का प्रावधान है। कुलपति या चांसलर राज्यपाल होता है। वह विश्वविद्यालय का मुखिया तथा सभा का अध्यक्ष होता है। उपस्थित रहने पर वही कोर्ट तथा दीक्षांत की अध्यक्षता भी करता है। ये लाइन प्रश्न के लिए इम्पोर्टेंट है। उपस्थित रहने पर वही कोर्ट तथा दीक्षांत की अध्यक्षता करता है। कुलपति के अनुपस्थित रहने पर प्रतिकुलपति। केवल संपूर्णानंद के संदर्भ में श्री विभूति नारायण सिंह जी उपरोक्त कार्य संपन्न करता है। धारा 12 की उपधारा 2 के अंतर्गत, धारा 12 की उपधारा 2 के अंतर्गत वीसी की नियुक्ति हेतु सर्च कमेटी के गठन का प्रावधान है। समिति में 3 सदस्य होंगे। कार्य परिषद द्वारा नामित सदस्य जो विश्वविद्यालय से नहीं या उसे संबंध किसी महाविद्यालय का नहीं बल्कि बाहर से होगा। मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय द्वारा नामित न्यायाधीश, राज्यपाल द्वारा नामित एक सदस्य और वही उसका संयोजक भी होगा। यदि कार्य परिषद नामित करने में असफल हो जाती है तब राज्यपाल ही 2 सदस्य नामित करता है। सर्च कमेटी का गठन पद रिक्त होने से 60 दिन पूर्व अनिवार्य है। सर्च कमेटी कम से कम 3 और अधिकतम 5 व्यक्तियों की संस्तुति करेगी। कुलपति किसी को भी उपयुक्त न पाने पर कमेटी को पुनः सूची देने के लिए निर्देशित कर सकता है। वीसी की अधिकतम आयु 65 वर्ष परंतु 68 से अधिक नहीं। आकस्मिक कारणों से वीसी का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है परंतु 1 वर्ष। जब तक उपधारा 1 या 5 या 10 के अनुसार कोई वीसी कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता तब तक प्रति उपकुलपति या वरिष्ठतम प्रोफेसर तथा महाविद्यालय का प्राचार्य 6 महीने के लिए कार्य करेगा। अनुपयुक्त कार्य करने पर कुलपति उपकुलपति को पदच्युत कर सकता है। वीसी सेक्शन 33 के अंतर्गत पेंशन फंड तथा बीमा का हकदार नहीं है। जांच समिति के सभी सदस्यों को 60 दिन पूर्व सूचना आवश्यक है परंतु यदि कोई सदस्य बिना सूचना की बैठक में उपस्थित है तो वह इस आधार पर बैठक के निर्णय को चुनौती नहीं दे सकता है। अध्याय 4 के धारा 13 में उपकुलपति के दायित्वों और शक्तियों का वर्णन है। विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय सभी मुद्दों को की निगरानी इसके जो कुलपति की अनुपस्थिति में कोर्ट तथा दीक्षांत की अध्यक्षता, कार्य परिषद, विद्या परिषद तथा वित्त समिति का सदस्य एवं चेयरमैन होता है। किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है परंतु वोट नहीं दे सकता है। अधिनियम को पूरी ईमानदारी से लागू करना वाइस चांसलर का दायित्व है। एक्ट, अध्यादेश, परिनियमावली के विरुद्ध कोई भी निर्णय चांसलर की अनुमति के बिना नहीं ले सकता है। निर्णय से असहमत होने पर कोई भी व्यक्ति 3 महीने के भीतर कार्य परिषद में अपील कर सकता है। परिषद उसे मान सकती है, बदल सकती है तथा शून्य कर सकती है। उपकुलपति कोई भी ऐसा व्यय करने में सक्षम नहीं है जिसका बजट में प्रावधान न हो। बिना सूचित किए किसी के भी विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती है। वीसी की शक्तियां क्वासी जुडिशियल होंगी। वीसी का तथा प्रॉक्टर मौखिक शिकायतों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विरुद्ध माना जाएगा। अध्याय 4 की धारा 14 की उपधारा 1 में लखनऊ विश्वविद्यालय तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए प्रति उपकुलपति की व्यवस्था है।
2005 में संशोधन द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम हटा दिया गया। उपकुलपति किसी वरिष्ठ प्रोफेसर को प्रति उपकुलपति नियुक्त कर सकता है जो उसके निर्धारित कार्य करेगा, जिसके लिए उसे 300 रुपये प्रति माह का मानदेय दिया जाएगा। अध्याय 4 की धारा 15(1) के अनुसार वित्त अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, किंतु उसका वेतन एवं भत्ते का विश्वविद्यालय से भुगतान किया जाएगा। वित्त अधिकारी का कार्य बजट, एनुअल एस्टीमेट्स बनाना, खातों का विवरण प्रस्तुत करना, ऑडिट रिपोर्ट आदि को कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत करना, विश्वविद्यालय की तरफ से कोषों का आहरण तथा वितरण करना। उसे कार्य परिषद में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार है, परंतु वोट नहीं दे सकता। उसका अभिगोपन करना कि कोई भी व्यय नियम विरुद्ध नहीं है। समस्त कोषों की सुरक्षा तथा संरक्षा के साथ साथ सभी अनुबंधों पर वित्त अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। अध्याय 4 की धारा 16 कुल सचिव से संबंधित है। यह विश्वविद्यालय के अभिलेखों की सुरक्षा तथा उसकी वैधानिकता प्रमाणित करता है। यह विश्वविद्यालय की सामान्य मोहर का संरक्षक होता है। वह कार्य परिषद, सभा, विद्या परिषद, प्रवेश समिति तथा समस्त अध्यापक चयन समितियों का सदस्य एवं सचिव होता है, किंतु वह वोट नहीं दे सकता। उसे विश्वविद्यालय के किसी भी कार्य के लिए अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 95 द्वारा धारा 16(1) के अंतर्गत परीक्षा नियंत्रक का पद सृजित किया गया। लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर के लिए परीक्षा नियंत्रक राज्य सरकार नियुक्त करेगी, परंतु वेतन और भत्ते विश्वविद्यालय प्रदान करेगा। जहां 16(a) लागू नहीं है वहां कुल सचिव यह कार्य संपन्न करेगा। नियंत्रक परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा, परंतु उसे किसी कार्य हेतु पारिश्रमिक प्रदान नहीं किया जाएगा। धारा 17 के अंतर्गत कुल सचिव, उपकुल सचिव तथा सहायक की नियुक्ति हेतु एक सामान्य परीक्षा का प्रावधान है। अध्याय 4(a) 1996 में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें समन्वय समिति, कोऑर्डिनेशन कमेटी तथा केंद्रीय अध्ययन परिषद, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टडीज का प्रावधान किया गया। धारा 18 में धारा 18(a) के अनुसार समन्वय समिति के चेयरमैन को चांसलर नियुक्त करेगा। इसके सदस्य निम्न होंगे: समस्त विश्वविद्यालय के उपकुलपति, उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के अध्यक्ष, सचिव, न्याय विभाग, वित्त विभाग, राज्यपाल के सचिव और उच्च शिक्षा के सचिव। और यही उच्च शिक्षा के सचिव ही समिति के पदेन सचिव भी होंगे। यह समिति समस्त विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग स्थापित करने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टडीज का गठन करने, सबके हित के लिए सुझाव देने, समान पाठ्यक्रम बनवाने, लागू कराने का कार्य करती है। राज्यपाल लखनऊ या किसी स्थान पर बैठक बुला सकता है। 18(b) के अंतर्गत केंद्रीय अध्ययन परिषद का प्रावधान है। यह आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय अध्ययन परिषद का प्रावधान है। यह आधार पाठ्यक्रम स्नातक हेतु बनाने का कार्य करेगी। समिति का गठन इस प्रकार होगा: प्रत्येक वीसी द्वारा नामित एक प्राध्यापक, रीडर से कम न हो, या प्राचार्य। यूजीसी की सूची से चांसलर द्वारा नामित 5 प्रोफेसर। इसके चेयरमैन को चांसलर नियुक्त करता है। कार्यकाल 3 वर्ष होगा। किसी के स्थान पर नियुक्त व्यक्ति भी उसी समय सीमा के भीतर कार्य करेगा। चांसलर सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टडीज की कार्यवाही में बोल सकता है। 18(c) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन 1995 को यह निर्देशित किया गया कि उक्त समितियों को सेक्रेटरियल असिस्टेंस, उन समितियों के बैठकों के आयोजन के लिए आवश्यक स्थान, आवश्यक सुविधाओं आदि की व्यवस्था स्टेट काउंसिल करेगी। राज्य उच्च शिक्षा परिषद के द्वारा किया जाएगा। अध्याय 5 की धारा 19 विश्वविद्यालय की शक्तियों, अथॉरिटी से संबंधित है।